नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ अधिकार और संपत्ति के विषय में जॉन लॉक के विचार। विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम बात करेंगे जॉन लॉक के जीवन वृत्त की, लॉक के अधिकारों के सिद्धांत की और राजनीतिक सत्ता यानी सरकार एक ट्रस्टी के समान बताया है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करेंगे। राज्य साध्य नहीं साधन है, लॉक का संपत्ति का सिद्धांत, इन सभी के बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, टॉमस हॉब के बाद अंग्रेजी राज दर्शन के इतिहास में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान जॉन लॉक का आता है। राज्य संबंधी किसी भी सिद्धांत को मुख्यतः दो प्रश्नों का उत्तर देना जरूर होता है। पहला है राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा राज्य के कौन से उद्देश्य हैं। तो राज्य अपने आप में एक साध्य है अथवा वह व्यक्ति के हित और कल्याण का साधन है। जॉन लॉक के दर्शन में व्यक्ति ही प्रमुख स्थान रखता है बच्चों, इसलिए उसे व्यक्तिवाद का जनक भी कहा जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बार बार यह बताया कि जॉन लॉक व्यक्तिवाद का जनक और उदारवाद का जनक भी कहलाता है। विद्यार्थियों, जॉन लॉक के जीवन वृत्त की बात करें तो जॉन लॉक का जन्म 1632 में इंग्लैंड के एक प्यूरिटन परिवार में हुआ था और ये लोग न सिर्फ पॉप विरोधी प्रोटेस्टेंट मजहब के अनुयायी थे बल्कि दीन ईमान के भी पक्के थे। नियम निष्ठा में भी वे विश्वास रखते थे। इंग्लैंड के गृह युद्ध में उन्होंने संसद व प्रजा का पक्ष लिया। सन 1688 में ब्रिटेन के राजा जेम्स द्वितीय को देश छोड़कर भागना पड़ा। इंग्लैंड के इतिहास में यह घटना गौरवमयी या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। विलियम और मेरी को इंग्लैंड का राज सिंहासन भी प्राप्त हो गया था और उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें भूतपूर्व सदस्य, सभी बड़े बड़े लॉर्ड और लंदन के मेयर भी शामिल हुए थे और इन लोगों ने विलियम और मेरी से अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स 1689 स्वीकार कर लिया था और अधिकार पत्र ने राजा के अधिकारों को काफी सीमित कर दिया, यानी कि सत्ता के अधिकारों को सीमित कर दिया और इस दस्तावेज ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्या सिद्धांत थे वे? कानून का स्थान सबसे ऊपर है, राजा जनता का कारिंदा है, ईश्वर का नहीं, संसद की प्रभुसत्ता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता विवाद का विषय नहीं है। जॉन लॉक की कुछ पुस्तकें हैं जिनमें सिविल शासन पर 2 निबंध उसने लिखे, सहिष्णुता पर पत्र, मानव समाज पर एक निबंध और एक ग्रंथ और लिखा उसने सिविल शासन पर 2 निबंध 1690 में प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ में 1688 की क्रांति का समर्थन भी किया गया और संवैधानिक शासन को सर्वथा न्याय संगत भी ठहराया गया। सहिष्णुता अथवा धर्मनिरपेक्ष राज्य का लॉक इतना प्रबल समर्थक था कि इसने इस विषय पर और भी कई सारे निबंध भी लिखे। पाश्चात्य जगत में वह व्यक्तिवाद, उदारवाद और सीमित शासन का सबसे बड़ा शक्तिशाली और सबसे बड़ा हिमायती यानी समर्थक भी बन गया। सबसे पहले बात आती है विद्यार्थी लॉक का अधिकारों का सिद्धांत। हॉब्स की भांति जॉन लॉक का भी विश्वास था कि राज्य एक दैवी संस्था नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं कि राजा जिस अधिकार से अपने राज्य पर शासन करता है वह उसे ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है। लॉक ने अपने ग्रंथ सिविल शासन पर 2 निबंध में यह बताया कि राज्य एक मनुष्य का संस्था है और राज्य का आधार मनुष्यों के बीच संपन्न एक समझौते अर्थात एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हुआ है। इस प्रकार मानव इतिहास 2 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक समय वह था जब राज्य संस्था का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसे हम अराजक काल कहते हैं, जबकि हॉब्स, लॉक, रूसो उसे प्राकृतिक अवस्था का नाम देते हैं। बाद में वह समय आया जब मनुष्यों ने राज्य संस्था की आवश्यकता महसूस की और उन्होंने परस्पर मिलकर एक समझौता या इकरार किया जो राज्य की उत्पत्ति का कारण भी बना। राजनीति, सत्ता और सरकार एक ट्रस्टी के समान है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अत्यंत भयंकर और अव्यवस्थित थी, परंतु लॉक की मान्यता यह है कि अराजक काल में भी लोग मिलजुल कर शांति के साथ रहते थे। भूमि, फल, फूल व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी, मतलब काफी अधिक मात्रा में भूमि, फल, फूल और अन्य सभी प्राकृतिक संसाधन वहां उपलब्ध थे। सब मनुष्य बराबर थे, कोई एक दूसरे के अधीन नहीं था और प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार थे। लॉक ने विशेष रूप से 3 प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करी। जीवन का अधिकार यानी सभी को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यद्यपि प्राकृतिक अवस्था भयावह नहीं थी पर उसमें कुछ असुविधाएं थी। प्राकृतिक अधिकारों का लोग मनमाना अर्थ लगा सकते थे, इनकी व्याख्या करने और इन्हें लागू करने के लिए निष्पक्ष अधिकारी नहीं थे। इन असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने एक समझौता अर्थात सिविल समाज यानी सिविल सोसाइटी का निर्माण किया और उनके बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि विधायी
कार्यकारी और न्यायिक अधिकारियों का चयन हो। विधायी यानी कानूनी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और न्यायिक अधिकारियों का चयन किया जाए और इस समझौते के द्वारा राज्य या सरकार की सृष्टि नहीं हुई, बल्कि सिविल समाज यानी एक व्यवस्थित समाज का निर्माण किया गया, एक सिविल सोसाइटी की स्थापना की गई और सरकार की स्थापना एक न्यास यानी ट्रस्ट के द्वारा की गई। अर्थात हम बात करें तो कानून बनाना, उन्हें लागू करना, उनकी व्याख्या करना, इन तीनों विभागों की रचना की गई और उन्हें अपनी सभी शक्तियां न्यासी यानी ट्रस्टी को प्रदान की गई और सरकार एक ट्रस्ट के समान है जो ट्रस्टी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगेगा, त्यों ही उससे शक्तियां वापस ले ली जाएंगी सिविल समाज के द्वारा। इस संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है बच्चों कि राज्य या सरकार को केवल 2 अधिकार हस्तांतरित किए गए। कौन से 2 अधिकार हस्तांतरित किए गए राज्य और सरकार को? एक तो विधानमंडल जो कानून बनाएगा वे सबको मान्य होंगे। दूसरा, किसी भी अपराध या झगड़े को लेकर लोग स्वयं एक दूसरे को दंडित नहीं करेंगे। अपराध या झगड़े को लेकर कोई एक दूसरे को आपस में दंडित नहीं करेगा। कानूनों को लागू करने और लोगों को दंड देने का अधिकार कार्यपालिका, न्यायपालिका के अधिकारियों को होगा। अर्थात विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका का निर्माण जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया। इसलिए सरकारों के तीनों अंगों का कर्तव्य क्या रहा कि वे एक ऐसा कोई नियम या कानून नहीं बनाएंगे और न ही ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे प्राकृतिक अधिकारों के उपभोग में कोई विघ्न या बाधा पड़े। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, राजनीतिक सत्ता यानी सरकार एक ट्रस्टी के समान बताया। जैसे कि हॉब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था जो थी अत्यंत भयंकर और अव्यवस्थित थी, परंतु लॉक ने कहा कि नहीं, सब लोग मिलजुल कर शांति से रहते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए व्यक्ति ने सिविल समाज का निर्माण किया और उस सिविल समाज यानी एक व्यवस्थित समाज ने मिलकर के एक ऐसे सरकार की स्थापना की जो ट्रस्ट के द्वारा या एक ट्रस्टी के माध्यम से चलाई जा रही थी, जिसमें विधायिका, कार्यकारी और न्यायपालिका या न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई, जो सभी के लिए नियम और कानून बनाए जिसने, और उन्हीं के आधार पर सिविल सोसाइटी में कार्य किया गया सभी के द्वारा और उनका पालन भी किया गया। अब बात आती है विद्यार्थियों जॉन लॉक का जीवन का अधिकार। जॉन लॉक जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मरक्षा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति किन्हीं असाधारण परिस्थितियों में आक्रमणकारी का वध भी कर सकता है। अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए वह अपनी ऐसी असाधारण परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाती हैं, तब वह अपना सुरक्षा के लिए वह आक्रमणकारी का वध कर सकता है। ऐसी बात इसमें बताई गई है। इस अधिकार में यह अधिकार अंतर्निहित है कि व्यक्ति ऐसा जीवन जिए जो जीने योग्य है, अर्थात सुख सुविधा संपन्न जीवन। मतलब इस अधिकार में क्या बात बताई गई कि व्यक्ति को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें सभी तरह की सुख सुविधा और संपन्नता मौजूद हो। इसलिए उन्हें प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन, पेय पदार्थ अथवा अन्य वस्तुओं के उपभोग का भी अधिकार है। जीवन के अधिकार से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न है मृत्युदंड का लेकर है। मृत्युदंड का अंत कर देना चाहिए। मनुष्य को स्वयं अपना जीवन समाप्त कर देने अर्थात आत्महत्या करने का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य का जीवन एक सामाजिक निधि यानी सामाजिक धरोहर है, इसलिए उसकी हर संभव उपाय से रक्षा करनी जरूरी है। अब ये देखिए जॉन लॉक ने राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में लॉक का महानतम योगदान रहा है। उनका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, उनके ग्रंथ में यदि अधिकारों की चर्चा को निकाल दिया जाए तो संभवतः उनका सारा का सारा जो दर्शन है वो अर्थहीन हो जाएगा। सीसी मैक्सी ऐसा कहते हैं। अब बात आती है स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें उन्होंने बताया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति के मन में क्या विचार है उठते हैं, इसका संबंध उसके अंतःकरण से है, जिस पर बड़े से बड़ा आतताई अत्याचारी शासक भी रोक नहीं लगा सकता। इसलिए वैचारिक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ विचारों की अभिव्यक्ति से होता है। विचारों को अभिव्यक्त करने के 2 तरीके हैं। बोलकर वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, लेख या ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को कह सकता है। लॉक लिखता है कि जो कुछ बोल सकता है
उसको छापने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि पब्लिश करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने बात की धार्मिक स्वतंत्रता यानी सहिष्णुता की। लॉ कहता है कि व्यक्ति अपने मुक्ति के लिए कौन सा रास्ता चुनेगा, यह उसका निजी मामला है, यह है उसका निजी मामला है, यानी धर्म उसका निजी मामला है। मध्ययुगीन यूरोप में धर्म और राज्य के आपसी संबंधों को लेकर एक विवाद चल रहा था। हॉब्स ने चर्च को राज्य के अधीन बताया, परंतु लॉक ने राज्य और चर्च को एक दूसरे से अलग रखा। जब तक चर्च राज्य के मामले में हस्तक्षेप न करे, तब तक राज्य को चर्च के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पे चर्च एक धार्मिक संगठन है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि चर्च को राज्य के अधीन बतलाया गया था, परंतु लॉक ने राज्य और चर्च को एक दूसरे के अलग रख दिया। जॉन लॉक ने कहा कि राज्य और चर्च जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब तक चर्च यानी कोई धर्म जो है राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक राज्य को चर्च के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके विपरीत हॉब्स जो है वो चर्च को राज्य के अधीन बताता है। दोनों के विचारों में काफी अंतर है। इसी प्रकार राज्य को लोगों के धार्मिक विश्वासों पर नियंत्रण लगाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सभी को अपने मजहब के प्रचार प्रसार की पूरी आजादी दी गई है। वह लिखता है, व्यक्ति के मुंह में इस भय से कपड़ा ठूस देना कि वह जैसे ही मुंह खोलेगा धर्म द्रोह या देशद्रोह की बात करेगा, ऐसा ही है जैसे कि व्यक्ति के हाथों में इसलिए बेड़ियां डाल दी जाएं कि यदि उसके हाथ खुले होंगे तो वह मार पिटाई करेगा। मतलब क्या कहा गया कि व्यक्ति के मुंह में इस भय से कपड़ा ठूस देना कि वह जैसे ही मुंह खोलेगा धर्मद्रोह या देशद्रोह की बात करेगा, तो ऐसा ही है जैसे कि व्यक्ति के हाथों में इसलिए बेड़ियां डाल दी जाएं कि उसके हाथ खुले तो वह मार पिटाई करेगा। मतलब इस भय से हम किसी को जबरन किसी भी प्रकार से किसी के विचारों को नहीं रोक सकते हैं। इसलिए उनके विचारों की स्वतंत्रता की बात इसके अंतर्गत जॉन लॉक ने बताई है। परंतु तीन प्रकार के व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता की नीति उचित नहीं है। एक वे जो स्वयं असहिष्णु हो, दूसरा वे जो राज्य की सत्ता को ईश्वरीय मानकर राजा के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करने लगे और यह कहें कि उनके आदेशों को ईश्वर की आज्ञा माना जाए। तीसरा वे जिनके धार्मिक विश्वास नैतिकता व सार्वजनिक हित के विरुद्ध हों। तो कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों के तीन प्रकार के व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता की नीति को उचित नहीं माना है। वे जो स्वयं असहिष्णु हो, वे जो राज्य की सत्ता को ईश्वरीय मानकर राजा के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार करने लगे, और तीसरा उन्होंने बताया कि धार्मिक विश्वास नैतिकता और सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो, इनके प्रति जो है राज्य कार्यवाही कर सकता है। तीसरी बात आती है संपत्ति के अधिकार की। मानव सभ्यता के विकास में संपत्ति पर स्वामित्व की भावना का महान योगदान रहा। लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक सर्वोपरि अधिकार है, श्रेष्ठ अधिकार है। क्यों? क्योंकि इस अधिकार में जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार भी सम्मिलित हैं। वह लिखता है कि संपत्ति की रक्षा के लिए ही व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया था और बिना व्यक्ति की अनुमति के सरकार निजी संपत्ति पर हाथ नहीं लगा सकता है। विधानमंडल बिना जनता की सम्मति के मनमाने टैक्स नहीं लगा सकता, इससे संपत्ति के उपभोग में बाधा पड़ती है। राज्य का कार्य व्यक्ति और उसकी संपत्ति की रक्षा करना है ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आए, किसी तरह का कोई भी जो है अड़चन उसके अंतर्गत नहीं आए। इसी अध्याय में लॉक के संपत्ति के संबंधी विचारों का भी विस्तार से विवेचन किया गया है। सबसे पहले बात आती है क्रांति का अधिकार। क्रांति का अधिकार एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार की स्थापना का अधिकार की बात की गई। इसमें कि सरकार को सभी अधिकार न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप से प्राप्त होते हैं, इसलिए वह तभी तक अपने अधिकारों का उपभोग करता है जब तक कि न्यास की शर्तों का पालन करे। यदि विधानमंडल अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे तो सिविल समाज क्रांति द्वारा उसे अपदस्थ कर सकता है, यानी उसे हटा सकता है। लॉक के शब्दों में विधानसभा की शक्तियां न्यासीय हैं यानी ट्रस्टीय हैं और उसका निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए किया गया है। यदि जनता ये समझे कि विधानसभा ट्रस्ट की शर्तों के विरुद्ध कार्य कर रही है तो वह उसे हटा सकती है अथवा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। सरकार के परिवर्तन से राज्य का अंत नहीं होता, क्योंकि राज्य और सरकार दो भिन्न सत्ताएं हैं। जनता उस समय तक कुछ नहीं बोलती जब तक सरकार उसके प्राकृतिक अधिकार को सुरक्षित रखे। कानून को परखने की कसौटी प्राकृतिक अधिकार है। तो जनता उस समय तक कुछ नहीं बोलती जब तक सरकार उसके प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित रखती है। इसीलिए कानून को परखने की कसौटी है प्राकृतिक अधिकार।
अब हम बात करते हैं राज्य साध्य नहीं साधन है। लॉक ने व्यक्ति के अधिकारों के विषय में जो कुछ लिखा है उसके आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। व्यक्ति जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। ये अधिकार असीम है। सरकार यदि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करे तो ऐसे सरकार को हटाकर दूसरी सरकार की स्थापना की जा सकती है। दूसरी बात निकल के आती है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी शासन की शक्तियां कौन सी हैं? 3 है, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति और न्यायिक शक्ति। ये तीनों ही अपने आप में पृथक अस्तित्व रखती हैं। लॉक के अनुसार शासन की कुशलता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि ये तीनों शक्तियां भिन्न भिन्न व्यक्तियों या निकायों के हाथों में रखी जाए। व्यक्ति की यह कमजोरी है कि वह अत्यधिक शक्तिशाली बनना चाहता है। यदि विधायी और कार्यकारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के या एक ही संगठन या एक ही निकाय के हाथों में केंद्रित हो जाएंगे तो कानून बनाने और उन्हें लागू करने वाले लोग इन शक्तियों का उपयोग अपने फायदे के लिए करेंगे और जिससे न समाज का भला होगा न ही सरकार का भला होगा। समाज या उसके द्वारा निर्वाचित लोग जो कानून बनाएंगे वे सबको मान्य होंगे और कार्यपालिका और न्याय विभाग दोनों ही विधानमंडल के अधीन रहेंगे। इसके बाद बात आती है राज्य सीमित शक्तियों का उपयोग करता है, असीम अधिकारों का नहीं। राज्य, हॉब्स कहता है कि शासक को असीमित अधिकार दिए थे, जबकि लॉक का राज्य केवल सीमित शक्तियां ही देता है। उसके अनुसार राज्य साध्य नहीं है, राज्य साधन है। राज्य व्यक्तियों के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। मतलब राज्य किसके लिए बना है? सिर्फ व्यक्तियों की सुविधा के लिए बना है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बना है। ऐसी इन्होंने बात की है, इसलिए राज्य को सीमित शक्तियां प्रदान की हैं। लॉक ने राज्य को सीमित शक्तियां प्रदान की हैं। सरकार के जो भी अधिकार हैं वे उसे ट्रस्टी के रूप में दिए गए हैं। जैसे ही ट्रस्टी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा वैसे ही शक्तियां उसे वापस ले ली जाएंगी और शासकों की शक्ति पर इससे बड़ा अंकुश और क्या हो सकता है बच्चों कि लॉक ने अपने ग्रंथ में संप्रभु शक्ति का कहीं उपयोग ही नहीं किया है। लॉक के राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति ही वह धुरी है जिसके चारों ओर हर चीज घूमती रहती है। शासन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो हैं उस व्यक्ति विशेष के चारों ओर घूमती रहती हैं। अब बात आती है लॉक के संपत्ति के अधिकार की। संपत्ति का सिद्धांत क्या है? संपत्ति की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव समाज। अनादिकाल से ही मनुष्य चीजों का संग्रह करता आ रहा है। अर्थशास्त्र की दृष्टि में हर वस्तु संपत्ति है जिसमें हर वह वस्तु संपत्ति जिसमें मूल्य होता है, वैल्यूज होती हैं, जिसे खरीदा जा सकता है, जिसे बेचा जा सकता है। संपत्ति के संबंध में हमारी अवधारणाएं बदलती रहती हैं। संपत्ति के बारे में लॉक के विचारों को इस प्रकार हम रेखांकित कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है संपत्ति मनुष्य का एक प्राकृतिक अधिकार है। लॉक कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति एक मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है। वास्तव में राज्य का निर्माण ही इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। संपत्ति की उत्पत्ति तब हुई जब मनुष्य ने ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के साथ अपने श्रम को मिला लिया। भूमि जब तक ऐसे ही पड़ी थी, बेकार पड़ी हुई थी और वो सबकी थी, पर जैसे ही व्यक्ति ने उसे साफ किया, जोतना बोना शुरू किया, उस पर फसल उगानी शुरू करी और उस श्रम से जो उसे उत्पादन हुआ वह उसकी संपत्ति हो गई। इस प्रकार आधुनिक समाजवादियों की ही तरह जॉन लॉक भी संपत्ति के श्रम सिद्धांत को ठीक बताता है कि जैसे ही उसने भूमि के साथ अपने श्रम को जोड़ दिया वह उसके संपत्ति के अंतर्गत आ गया, वह जो भूमि है उसकी संपत्ति हो गई। अब बात आती है संपत्ति के अधिकार की प्रारंभिक सीमाएं क्या है। लॉक कहता है कि संपत्ति के अधिकार की 3 सीमाएं हैं। पहली सीमा है कि यह अधिकार उनका पालन पोषण होता रहे इस अधिकार के अंतर्गत, इसलिए प्राकृतिक वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। मनुष्य को दूसरों के लिए पर्याप्त चीजें छोड़ देनी चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से हम वर्तमान समय में प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, लॉक कहता है कि हमें सिर्फ उतना ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जितनी की आवश्यकता है, यानी कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम दूसरों के लिए भी उन चीजों को हम छोड़ सकें, उनके लिए हम बचा सकें। पर्यावरण को और प्रकृति को संरक्षित करने का उनका प्राथमिक लक्ष्य था जॉन लॉक का। दूसरी बात वो कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का न तो खराब करे और न ही उसे विनिष्ट करे यानी नष्ट करे। तीसरी बात कहते हैं कि व्यक्ति का सिर्फ उन चीजों पर अधिकार है जो उसने स्वयं अपने श्रम से पैदा करी है, दूसरे के श्रम से पैदा की हुई चीज पर उसका कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी बात वो कहते हैं कि सीमाएं समाप्त हो जाती हैं।
उपरोक्त सभी सीमाओं का औचित्य तभी तक है जब तक कि वह मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। मुद्रा के प्रचलन के बाद ही सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब एक व्यक्ति असीमित मात्रा में संपत्ति का संचय कर सकता था। लॉक ने संपत्ति की असीम मात्रा के पक्ष में कुछ दलीलें दी हैं। पहली, मनुष्य यदि अनाज व फल फूल का असीम संचय करता है तो कुछ समय बाद उसके खराब हो जाने की संभावना अवश्य बनी रहेगी, परंतु स्वर्ण मुद्रा या चांदी की मुद्रा अन्य धातुएं खराब नहीं हो पाती, इसलिए असीम मात्रा में उनके संचय से किसी को कोई हानि नहीं होगी। दूसरी बात, वो कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी शक्ति का समझ से ज्यादा भूमि पर अपना कब्जा जमा लेता है तो इससे दूसरों का कोई हानि नहीं होगी। जमीन खाली पड़ी रहे उससे का क्या फायदा, अगर खाली पड़ी हुई भूमि पर फसल उग जाए या जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं है उसे भी उस पैदावार से कुछ हिस्सा मिल जाए तो उसमें क्या गम है। यदि यह जमींदार की भूमि पर काम करेगा तो कुछ न कुछ कमाएगा ही अवश्य। उसके पास यदि इतनी समझ ये शक्ति नहीं है कि वह स्वयं जमींदार बन सके तो इसलिए मजदूर बना रहना ही उसका अच्छा है, ऐसा जॉन लॉक कहते हैं। इस प्रकार लॉक ने संपत्ति के अधिकार को न सिर्फ उचित बताया बल्कि उसे मनुष्य का एक प्राकृतिक अधिकार बताया, और जिस प्रकार सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती, मनुष्य का यह अधिकार है कि वह संपत्ति का उपार्जन कर सकता है, उसे बेच सकता है, मोल ले सकता है अथवा किसी को दान दे सकता है, उपहार दे सकता है। लॉक ने 3 प्रमुख वर्गों में की कल्पना की, जिसे मैं भूस्वामी यानी जमींदार की बात करी, श्रमिक यानी मजदूर की बात करी है, और व्यापारी वर्ग या दुकानदार की भी उसने बात करी है। इसके साथ ही संपत्ति के अधिकार पर उसने ये कहा कि जो अपनी बुद्धि क्षमता, बौद्धिक क्षमता से उस खाली पड़ी हुई भूमि का यदि उपयोग करता है और उस भूमि का उपयोग करके जो कुछ पैदावार वह करता है तो वह उसके लिए उचित है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है और वह सिर्फ श्रम करता है तो उसे मजदूर बना रहना ही अत्यधिक उचित होगा। तो जिस कारण से कम उसे कुछ मिल तो रहा है, कुछ कमा तो रहा है, ऐसी उसकी धारणा थी। अब बात आती है मूल्यांकन की। इसमें कोई संदेह नहीं विद्यार्थियों की व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं और स्वभाव के कारण ही हुआ है। संपत्ति की प्रथा से मनुष्य को अधिकाधिक कार्य करने की प्रेरणा मिली है, परंतु हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली, संपत्ति का निर्माण समाज के सहयोग के बिना संभव है ही नहीं, इसलिए उसे व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानना गलत है, क्योंकि संपत्ति का निर्माण करने पर हमें सिर्फ दूसरों के सहयोग के माध्यम से ही उसका हम विस्तार कर सकते हैं। संपत्ति को एक सीमित सामाजिक अधिकार के रूप में देखना ज्यादा न्यायसंगत होगा। यदि पूंजीपतियों पर सामाजिक नियंत्रण न हो तो वे अर्थव्यवस्था का संचालन अधिकतम लाभ कमाने की भावना से करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था समाज में असमानता लाएगी। दूसरी बात आती है कि एक लंबे अरसे तक यह कानून बना रहा कि वोट देने का अधिकार सिर्फ संपत्ति के स्वामी को ही दिया गया। इससे लोकतंत्र का विकास रुक गया और संपत्ति की शर्त से छुटकारा पाने के लिए लोकतंत्रवादियों को सबसे ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ा। तीसरी मूल्यांकन में बात आती है कि संपत्ति की असीम संकेंद्रीकरण से असंतोष पनपता है, मतलब सेंट्रलाइज हो जाती है। जब संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती है तो असंतोष पनपता है, अशांति पैदा होती है, संघर्ष होता है और राजनीतिक स्थायित्व के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि लॉक का राज्य एक नकारात्मक राज्य है। राज्य के अधिकार चूंकि बहुत सीमित रखे गए थे, इसलिए वह जनता की कोई विशेष उन्नति नहीं कर पाया। लॉक के अनुसार राज्य के मुख्य कार्य शांति व व्यवस्था की स्थापना है, बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करना है, न्यायालयों की स्थापना करना, प्राकृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करना। इसका अर्थ यह हो कि शिक्षा, अर्थव्यवस्था व सांस्कृतिक विकास आदि कार्य राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जॉन लॉक की हम जब बात कर रहे हैं तो जॉन लॉक जो है व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारकों की श्रेणी में आता है। वह जनक कहलाता है उदारवाद और व्यक्तिवाद का, इसलिए सिर्फ वह व्यक्ति तक ही सीमित है। राज्य को उसने कोई अधिकार नहीं दिए हैं, सिर्फ शांति और व्यवस्था बनाए रखना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, यही सब उसे अधिकार दिए गए हैं। जन कल्याणकारी कार्य, जनता के कल्याणकारी कार्यों से संबंधित उसके कार्य क्षेत्र को दूर रखा गया है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों प्राकृतिक अधिकारों के साथ कई कठिनाइयां भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्राकृतिक शब्द की परिभाषा करना एक दुष्कर कार्य है। जब प्राकृतिक शब्द का अर्थ ही निश्चित नहीं है तो प्राकृतिक अधिकारों की कोई सूची कैसे बना सकता है जो सर्वमान्य हो, सभी को मान्य हो। फिर भी लॉक के राजदर्शन का बड़ा मूल्य है।
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत ने राजाओं को निरंकुशता की चुनौती दी और मानवीय स्वतंत्रताओं पर बल दिया। इस सिद्धांत का अमेरिका और फ्रांस के राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और अमेरिका के संविधान पर लॉक के दर्शन की भी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। और लॉक ने स्वतंत्रता, अधिकार, व्यक्तिवाद, संवैधानिक शासन, लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को ऐसे सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया कि वे सभ्य जगत के राजनीतिक जीवन का अनिवार्य अंग बन गई। विद्यार्थियों, इसके साथ ही ये अध्याय हमारा समाप्त होता है और इस अध्याय का सार संक्षेप हम देखें तो सबसे पहले हमने टॉमस हॉब्स के जीवन वृत्त को हमने बताया कि उसका जो जन्म है 1632 में प्यूरिटन परिवार में इंग्लैंड में हुआ था। प्रोटेस्टेंट मजहब का वो अनुयायी था। इंग्लैंड के गृह युद्ध में उन्होंने संसद का पक्ष लिया था और 1688 में ब्रिटेन के राजा को देश को छोड़कर भागना पड़ा और जॉन लॉक ने अपने ग्रंथ 1688 की क्रांति का भी समर्थन किया। लॉक का जो अधिकारों का सिद्धांत है उसने सरकार की स्थापना एक न्यासी के रूप में की, ट्रस्टी के रूप में की। ज्यों ही सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा त्यों ही शक्तियां वापस ले ली जाएंगी। उसने जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और क्रांति करने के अधिकारों के बारे में भी चर्चा करी और उसने बताया कि राज्य साध्य है, राज्य साध्य नहीं है, वह एक साधन मात्र है और उस साधन मात्र से ही हम अपने साध्यों तक पहुंच सकते हैं। तो उसने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार बताए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उन्होंने बात करी। इसमें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्ति की बात आती है। राज्य सीमित शक्तियों का उपयोग कर सकती है, असीमित का नहीं। लॉक का संपत्ति के सिद्धांत की हमने बात की। जो संपत्ति के सिद्धांत को उसने प्राकृतिक अधिकार बताया और संपत्ति के अधिकार की प्रारंभिक सीमाएं भी बताई। मुद्रा के प्रचलन के बाद प्रारंभिक सीमाओं की समाप्ति की भी बात बताई। उसके बाद मूल्यांकन हमने पढ़ा कि संपत्ति के असीम संकेंद्रीकरण से विषमताएं बढ़ती है और असंतोष पनपता है और राज्य में की स्थिरता को खतरा पहुंचता है। निष्कर्ष के रूप में हमने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा कि जॉन लॉक ने राज्य को एक नकारात्मक राज्य के रूप में अभिव्यक्त किया। प्राकृतिक अधिकारों के साथ कई कठिनाइयां भी जुड़ी हो सकती हैं क्योंकि प्रकृति शब्द जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और लॉक के राजन फिर भी हम कह सकते हैं कि लॉक का जो राज दर्शन है वो बहुत ही मूल्यवान है। इंग्लैंड के अंतर्गत हम इसकी छाप और अमेरिका में हम इसकी छाप को बखूबी देख सकते हैं। फ्रांस में इसकी छाप को हम बखूबी देख सकते हैं। इसके बाद ही हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, प्रश्नावली में कुछ 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। लॉक के अधिकारों के सिद्धांतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, संपत्ति के विषय में जॉन लॉक के विचार पूछे गए हैं और लॉक के संपत्ति के सिद्धांत ने निजी प्राइवेट संपत्ति के लिए आवश्यक औचित्य प्रदान किया है। तो इस कथन की आपको टिप्पणी करनी है। तो विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसमें संपत्ति के अधिकार का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, सुनिएगा और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।